मैंने लिंक पे क्लिक करा तभी आया। देखो हम क्लिक कर रहे हैं, ये आएगा लिंक जो मैम ने साइन किया है वो वाला। बीना को बाहर से हाँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग अपने नाम के आगे अपने हॉस्पिटल का नाम भी रीनेम कर लीजिए। नाम आ रहा है अंशु, आप कौन से हॉस्पिटल से हैं? गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून शिवम। ओके ओके ओके, शिवम नर्सिंग होम। थैंक यू ओके। शिवानंद जी, आप कौन से हॉस्पिटल से हैं? शिवानंद जी एसएमएस हॉस्पिटल। कौन सा हॉस्पिटल? एसएमएस हॉस्पिटल। ओके 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 ओके, थैंक यू। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। थैंक यू। नाम नहीं लिखा इस पे, नाम लिखवाएंगे ना तो मैं ले आई हूँ। थोड़ा मेरा। हेलो मैम। मैम एक बार पासवर्ड बता दीजिए। 1122। 11। ओके मैम, थैंक यू। दूसरा वाला दे रहा मेरा तो है।
यहीं पे लगवा दो, पेशेंट आएगा तो इंजेक्शन लग जाएगा आपका। पंखा है, एसी तो नीचे है, फिर नीचे बैठ जाए। मैं ये लैपटॉप में ऑन करवा के दे देती हूँ। गर्मी अच्छा वो वाईफाई बना कर। नहीं नहीं, दोनों में किस में जाना आपने? प्लीज आप लोग एक बार अटेंडेंस दे दीजिए। जिसका हॉस्पिटल का नाम बोलूं, प्लीज आप लोग प्रेजेंट है तो हाँ बोल दीजिएगा। सीएम पटेल हॉस्पिटल, सीएम पटेल हॉस्पिटल, यस मैम। पंचशील हॉस्पिटल, पंचशील हॉस्पिटल, ओके। जैन हॉस्पिटल, जैन हॉस्पिटल, एसएमएस हॉस्पिटल, मोंगा हॉस्पिटल, आरएस ग्रोवर हॉस्पिटल, कपूर हॉस्पिटल, शिवम सर, ओके। पटेल हॉस्पिटल, पटेल हॉस्पिटल, शिवम सर्जिकल एंड मैटरनिटी सेंटर, ओके। शिवम नर्सिंग होम, शिवम। मंगलम हॉस्पिटल, ओके थैंक यू। मंगलम हॉस्पिटल, सूरी हॉस्पिटल, सूरी हॉस्पिटल, ओके। जेपी हॉस्पिटल, ओके थैंक यू। जेपी हॉस्पिटल, जेपी हॉस्पिटल, नीलकमल हॉस्पिटल, ओके। शुरू करूं मैडम? यस मैम। मैम आप शेयर करेंगे स्क्रीन की मैं शेयर करूं मैम? नहीं मैं करूंगी, मैं करूंगी। ओके श्योर मैम, श्योर मैम। गुड आफ्टरनून सभी को। आज हमारा सिक्स्थ मतलब सेशंस है और इसमें हम 2 टॉपिक लेंगे आज। जो हमारा प्रीटर्म होगा और एक और है स्टैंडर्ड नंबर 11 जिसमें हम प्रीटर्म हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स के बारे में सीखेंगे।
तो हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर स्टैंडर्ड नंबर 11 डॉक्टर शारदा जैन मैम लेंगी फ्रॉम दिल्ली से। मैडम मेरे को शेयर दे दीजिए, शेयर राइट्स। या श्योर मैम, श्योर मैम। और नेक्स्ट जो है आपका प्रीटर्म है वो डॉक्टर निधि मैम लेंगी, जो कि CSC आगरा से लेंगी। ओवर टू शारदा मैम। थैंक यू मैम। ऑल राइट, ओके, थैंक यू। Can you see my screen? Yes ma'am, yes ma'am. Okay. What's happening? Okay, so I'm going to take today the identification and the management of preeclampsia and eclampsia. And as Madam has said, the second session will be taken by the other doctor. Now, in this, what we want to say that we don't need to identify and then manage severe PET and eclampsia. And this is in short is told like PE is preeclampsia, E is for eclampsia. Now, what I will be discussing today is that how to identify mothers with severe PET and eclampsia, and then details about it. What is the correct management of severe PET and eclampsia, and how to know about antihypertensive drugs and what is the dosage, and ensure specialist attention for care of the mother and the newborn, and performing nursing care. This is a case study where Madam XYZ, 37 weeks of pregnancy, is admitted in your facility with complaint of severe headache. Now, on examination, we found that patient blood pressure was 170 by 110 diastolic. The pulse was 88 per minute. Respiratory rate was 20 per minute, and proteinuria tested was 3+. What should we do? So naturally, when the blood pressure is high and there is a proteinuria of 3+, and patient is term pregnancy, our diagnosis is very clear that we are dealing a patient of severe PET. Now let's make few terms very clear. One term is hypertension. Now, hypertension, irrespective of whether she's pregnant or not pregnant, it is BP 140 by 90 or more on 2 consecutive occasions, and those readings have been taken 4 hours apart. So they have to be at least 2 readings, and those 2 readings should be at least 4 hours apart, and this is called hypertension. Normal blood pressure, each one of you must know about it. It is 120 by 80, universally accepted. Now, what is chronic hypertension? Now, when we talk about pregnancy, the chronic hypertension means, I will like everybody to mute themselves. Each one of you, please mute themselves. Chronic hypertension is hypertension before 20 weeks of pregnancy and then continuing after that. Pregnancy-induced hypertension is hypertension occurring after 20 weeks of pregnancy. And what is preeclampsia? Is blood pressure more than 140 by 90 but remains less than 160 by 110, and the proteinuria is from trace 1+ and 2+. Excuse me ma'am, please use Hindi or English, both languages ma'am. Hindi also. मैं हिंदी में बताती हूँ. Yes, वापस चलो. मैम ओनली डेफिनेशंस एक बार हिंदी में बोल दीजिएगा. Okay, थैंक यू सो मच मैम.
ब्लड प्रेशर क्या है? नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80, ठीक है। 4 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए दो रीडिंग में, 2 रीडिंग होनी चाहिए, और वो दो जो डिफरेंस है वो आपका 4 घंटे के होना चाहिए। 9 बजे लिया तो 1 बजे या 2 बजे लिया होना चाहिए, तो बीच में दो रीडिंग्स का फर्क जो है वो 4 घंटे का होना है। 15 मिनट के बाद अगर हमने ब्लड प्रेशर रिपीट कर लिया तो वो 2 रीडिंग नहीं कहलाएंगे, वो एक ही रीडिंग का हिस्सा है। दूसरा है क्रॉनिक हाइपरटेंशन। क्रॉनिक हाइपरटेंशन जब प्रेगनेंसी के हिसाब से हम लेते हैं तो 20 हफ्ते से पहले ये ब्लड प्रेशर 140/90 या उससे ज्यादा नोट होना चाहिए, और उसके बाद ये कंटिन्यू होना चाहिए। एक है प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। क्या है प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन? जब ये ब्लड प्रेशर की हाई रीडिंग 140/90 और उससे ज्यादा की रीडिंग हमारे को 20 हफ्ते के बाद पता चलती, तो हम उसको बोलते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। ये स्पेसिफिक है प्रेगनेंसी का। एक टर्म है प्री एक्लैम्सिया, जिसमें कि ब्लड प्रेशर आपका ज्यादा है, 140/90 से ज्यादा है, 160/110 से कम है, और प्रोटीनूरिया उस पे ट्रेस से 2+ तक अगर प्रोटीनूरिया हो तो हम कहते हैं कि ये प्री एक्लैम्सिया है। तो सीवियर प्री एक्लैम्सिया क्या है? सीवियर प्री एक्लैम्सिया जब भी ब्लड प्रेशर आपका 160/110 हो, प्रोटीनूरिया या तो 3+ हो या 4+, और प्रेजेंस ऑफ कोई सिम्टम्स हो, जैसे हेडेक, ब्लरिंग ऑफ विजन, धुंधला दिखाई दे, इपिगैस्ट्रिक पेन, अम्बलाइकस से ऊपर का जो पेन है उसको बोलते हैं इपिगैस्ट्रिक पेन। जब भी पेशेंट कहे मुझको पेशाब भी कम आ रहा है, और एबनॉर्मल एडीमा फेस के ऊपर हो जाए, हैंड्स के ऊपर आए, एब्डोमेन के ऊपर हो जाए, वल्वा में हो जाए, पैरों पे हो जाए, मतलब जनरलाइज्ड पेन, जनरलाइज्ड एडीमा उसको हो जाए। एक्लैम्सिया क्या है? जब भी ब्लड प्रेशर और हो या प्रोटीनूरिया है तो उस केस के साथ उसको कन्वर्शंस अगर होते, फिट्स होते हैं, तो उसको एक्लैम्सिया कहते हैं। ये याद रखने की बात है कि जब भी फिट्स प्रेगनेंसी में आते हैं, लेट प्रेगनेंसी में, लेबर में, पोस्टपार्टम पीरियड में, इट शुड बी थॉट कि एक्लैम्सिया ही है, अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है, आप लोगों को सबको ये ज्ञात होना चाहिए कि जब भी आपके प्रेगनेंसी के दौरान फिट्स आए और उसके एसोसिएटेड ब्लड प्रेशर और थोड़ा बहुत प्रोटीन है, तो उसको हमने एक्लैम्सिया सोचना चाहिए, अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। नाउ ये इंसिडेंस बताता है। हम ग्लोबल पिक्चर देखें या हिंदुस्तान की पिक्चर देखें तो देखते हैं कि जो प्री एक्लैम्सिया और एक्लैम्सिया, एक तो वन थिंग इज इट कैन बी प्रिवेंटेबल। मैंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में काम किया है और मैंने अभी प्राइवेट सेक्टर में मैं काम करती हूँ। मैंने प्राइवेट सेक्टर में अभी तक अपने केस में कभी एक्लैम्सिया नहीं देखी, जबकि लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में और पीजीआई चंडीगढ़ में बहुत सारे केसेस, एक एक दिन में 3-3 केसेस आपके एक्लैम्सिया रूम के अंदर दाखिल रहते थे। तो एक चीज ये बिल्कुल क्लियर है कि अगर हम रिकॉर्डिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर करें हर विजिट पे, यूरिन एग्जामिनेशन करें उसका प्रोटीन एंड शुगर के लिए, और इसको जरूर करना चाहिए, ब्लड प्रेशर और यूरिन का एग्जामिनेशन जरूर करना है किसी भी टाइम प्रेगनेंसी में पेशेंट आता है। और हमें अभी आपको बताया टाइमली आइडेंटिफिकेशन करना है सिम्टम्स के लिए, जब अभी सारी चीज गिनाई हम लोगों ने, अगर वो भी कोई सिम्टम्स होंगे तो उसको हम इंपॉर्टेंस देते हैं। इस केस के अंदर ये देखा गया कि नियरली 15% ऑफ पेशेंट्स हैं जो कि हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स ऑफ प्रेगनेंसी में आते हैं, और ये अकरेंस है इसका। मॉर्टेलिटी आप देखेंगे कि about 15% of mortality is caused by eclampsia, severe PT और hypertensive disorders of pregnancy। ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए। ना इसका जब एक बार हमें पता चल गया कि पेशेंट को ये प्रॉब्लम है, या तो सिवियर पीटी है और अगर फिट्स है तो उसको एक्लैम्सिया, तो हमें उसको क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। पेशेंट आता है, उसको लेते हैं, उसको सिक्योर करते हैं, उसके सारे वाइटल्स देखते हैं, और इमीडिएटली कन्वल्शंस प्रिवेंट करने के लिए हम मैक्सल देते हैं। कन्वल्शन फिट्स दोबारा ना हो उसके लिए हम मैक्सल देते हैं। इनिशियली देते हैं बोलस, और उसके बाद उसको रिपीट करते हैं एवरी 4 to 6 hours। व्हाट इज फिर अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो उसमें रोल ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव है, उसको भी बात करेंगे हम। फ्लूइड बैलेंस हमने देखना है, इसको फ्लूइड आईवी लाइन लगाएंगे, बट हमने फ्लूइड जो है इसको ओवरलोड नहीं करना।
नर्सिंग केयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन सब पेशेंट्स में। और एक बात बिल्कुल क्लियर, अगर हम चाहते हैं कि इस पेशेंट्स का सिवियर पीटीसी और एक्लेम्सिया से छुटकारा मिले तो टर्मिनेट करना पड़ेगा प्रेगनेंसी में। इनमें कोई कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट का कोई रोल नहीं है। एंटी हाइपरटेंसिव्स कब यूज करते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशन है जब भी डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपका 100 से ज्यादा हो जाए तो हमें एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स यूज करने चाहिए। अभी तक हम अल्फा मिथाइल डोपा यूज करते आए हैं, पर सडनली ये पिछले 3 सालों में ये ड्रग गायब हो गया। फैक्ट्रीज कहती हैं कि जो प्रोडक्शन इसकी कॉस्ट है उससे पैसे नहीं निकल सकते और सरकार उसको पैसा बढ़ाने के लिए मना करती है। तो अब हमारे पास एक ही ड्रग रह गया है, लेबेटालॉल। उसको हम ब्लड प्रेशर कंट्रोल के लिए यूज करते हैं। हमारा टारगेट क्या होना चाहिए डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के लिए? हमें टारगेट रखना चाहिए डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से 100 के बीच में आए, 90 से 100 के बीच में आए। अगर पेशेंट को प्री एक्लेम्सिया है तो हम इस केस के अंदर हम निफेडिपिन भी यूज करते हैं, और या इंजेक्टेबल लेबेटालॉल। अगर ब्लड प्रेशर जरूरत से ज्यादा है तो हम इंजेक्टेबल लेबेटालॉल भी यूज करते हैं। मैक्सेल कैसे यूज करते हैं ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। जब भी पेशेंट सिवियर पीटी का हो और या उसको एक्लेम्सिया हो तो हमें मैक्सेल यूज करना चाहिए फॉर प्रिवेंशन ऑफ कन्वल्शंस। तो इसमें क्या करते हैं? फर्स्ट डोज क्या है? फर्स्ट डोज ये है कि सभी को आना चाहिए। आपने कंसल्टेंट को बताया कि इस तरह से हमारे पास पेशेंट इस तरह से आया है और मैं अब मैक्सेल की डोज बनाकर तैयार कर रही हूँ, ठीक है। टोटल जो डोज हम देंगे 10 ग्राम देंगे। 5 ग्राम एक एम्प्यूल में 2 मिलीलीटर होता है, तो 5 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट डीप इंट्रामस्कुलर ईच बटक्स में हमें देना है। 5 ग्राम इधर और 5 ग्राम राइट साइड, 10 ग्राम हमने देना है। पेशेंट शुड रीच हायर सेंटर इन 2 hours टाइम फॉर फर्दर मैनेजमेंट। तो आप कहीं पर भी हैं, हर नर्स को और हर केयर वर्कर को ये पता होना चाहिए, अगर वो इसका ब्लड दो सीवियर पीटी की कैटेगरी भी आती है या उसको फिक्स हो गए, उसको तुरंत हमने 10 ग्राम मैक्सेल देना है, और इसको देकर हमें 2 घंटे के बीच में उसको हायर सेंटर में ले जाना है, क्योंकि एक बार फिट हो जाएगा तो मिनिमम मोर्टेलिटी 10% है। मिनिमम मोर्टेलिटी 10% है। नाउ जहां पर पूरी फैसिलिटीज है अवेलेबल फॉर मैनेजमेंट के लिए, वहां क्या करते हैं? वहां पर ये जो डोज है ये 14 ग्राम है। 4 ग्राम हम लोग देते हैं 50% सोल्यूशन मैग्नीशियम सल्फेट का। इसको हम लोग डाइल्यूट करते हैं 12 ml में। 8 ml तो आपका 4 ग्राम के एम्प्यूल्स हो गए, और उसको 12 ml नॉर्मल सेलाइन में या डिस्टिल वाटर में हम लोग इसको डाइल्यूट कर लेते हैं। 20 ml सरिंज लेते हैं और इसको हमने धीरे धीरे 5 से 10 मिनट में देना है। कहने का मतलब है हर सीसी 1 सीसी 1 मिनट में देना है, जल्दी नहीं करनी हमने। तो हमने इसको पूरे 10 मिनट तो लगाना ही लगाना है, और हम लोगों को वही 5 ग्राम एक बटक में और 5 ग्राम दूसरे बटक में देना है। और इसके साथ अगर हम 1 ml 2% लिग्नोकेन भी ले लें और इसको ड्रीप इंट्रामस्कुलर देना चाहिए जेड टेक्निक के साथ इन ईच बटक्स देके। तो हमने 10 ग्राम तो हमने इंट्रामस्कुलर दिया और 4 ग्राम हमने स्लोली इंट्रावीनसली दिया ओवर ए पीरियड ऑफ 5 to 10 मिनट्स। 4 एम्प्यूल्स लेते हैं जिसमें कि 8 मिलीलीटर 50% का सोल्यूशन है। 12 ml नॉर्मल सेलाइन या डिस्टिल वाटर में इसको हम डाइल्यूट करते हैं और 20 ml का हमारे पास सोल्यूशन हो गया। तो 1 ml आप आधे मिनट में देना है, 1 ml आधा मिनट में देना है। अब इसके बाद आती है मेंटेनेंस डोज। ये तो आपने लोडिंग डोज दे दी। मैंने आपको 2 चीजें बताई। अगर आप पेरिफेरी में बैठे हुए हैं तो आपने 10 ग्राम देना है, 5 ग्राम इन ईच बटक्स, और उसको भेज दो 2 घंटे के अंदर बड़ी फैसिलिटीज में। और आप ऐसी फैसिलिटी में काम करते हैं जहां सारी चीज अवेलेबल और पेशेंट आपके पास फिट के साथ द्वारा आया है, या उसको सीवियर पीटी है, तो आपने 14 ग्राम देना।
4 ग्राम हमने आईवी देना है स्लोली, और 10 ग्राम हमने इंट्रामस्कुलरली देना है। मेंटेनेंस डोज क्या होगी? 5 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट with 1 ml of 2% lignocase solution has to be given by deep intramuscular in alternate buttocks every 4 hours. इसको हम 24 घंटे तक देते हैं आफ्टर द लास्ट कन्वर्शन। जब आपको कन्वर्शन हो जाए उसके 24 घंटे तक देते हैं, या अगर डिलीवरी हो जाए तो उसके 24 घंटे तक देते हैं, whichever is the earlier. Now, additional dose of Maxhelp कैसे दी जाती है? ये कब दी जाती है? जब पेशेंट को एडिशनल फिट्स हो जाए। आपने इनिशियल डोज दे दी 14 ग्राम्स की और उसके बाद भी पेशेंट को फिट हो रहा है, तो हमें 2 ग्राम, that is 4 ml, magnesium sulfate has to be diluted in 6 milliliter of normal saline or distilled water. That is, आपने 2 ग्राम को 10 ml का सोल्यूशन बना दिया, और ये 20% से लेती। पहले वाला जो लोडिंग डोज दिया था वो हमने दिया था 50%, ये 20% देना है, और उसको फिर वही 5 से 10 मिनट लगाकर स्लोली देते हैं। अब ये जानना बहुत जरूरी है कि मैक्सहेल्प की टॉक्सिसिटी होती है, और उसको टॉक्सिसिटी को कौन देखेगा? जो नर्सिंग स्टाफ है वहां पर और हेल्थ केयर वर्कर है उसको देखेगा। कैथेटर इन सब पेशेंट बहुत सिक पेशेंट्स होते हैं, तो उसमें कैथेटर डलता है, और मिनिमल आउटपुट जो है वो 30 ml पर आवर होता है 60 kg की लड़की के लिए। अगर 60 kg की लेडी है तो 30 ml पर आवर यूरिन होना चाहिए। तो टॉक्सिसिटी के इसके बाद से क्या पता चलता है? अगर हमारे को मैक्सहेल्प की टॉक्सिसिटी हो रही है तो हमारा यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा। यूरिन आउटपुट वैसे भी एक्यूट किडनी इंजरी के बारे में वैसे भी बताता है, अगर आउटपुट कम हो जाए। हमें इसके नी रिफ्लेक्स देते हैं, टेंडन रिफ्लेक्स, डीप टेंडन रिफ्लेक्स देखते हैं, नी जर्क, वो एब्सेंट हो जाएगा। और रेस्पिरेटरी रेट अगर 16 से नीचे आ गया है तो भी ये टॉक्सिसिटी मानी जाएगी। 3 चीजें, यूरिन आउटपुट अगर आपका 30 ml पर आवर से कम है, नी जर्क आपका एब्सेंट हो गया, और रेस्पिरेटरी रेट आपका 16 से नीचे हो गया, तो ये टॉक्सिसिटी का साइन है। हमें तुरंत एंटीडोट के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। नाउ आपने क्या करना है? जब हमें इनमें से कोई भी चीज आ गई, विदहोल्ड द नेक्स्ट डोज ऑफ मैक्सहेल्प। विदहोल्ड, आपने अपने कंसल्टेंट को बताना है और एंटीडोट तैयार करना। एंटीडोट बहुत सिंपल है, सब लेबर रूम में, सब ऑपरेशन थिएटर में ये अवेलेबल होती है। एंटीडोट क्या है? इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं, इसमें 10 ml of 10% in 10 minutes। ये कैल्शियम ग्लूकोनेट क्या है? 10 ml, it is 10% and 10 minutes के अंदर इसको IV स्लोली देते हैं। ठीक है, ये वीडियो है, ये वीडियो बाद में दिखाया जाएगा आपको। If the knee jerk is absent, हमने अभी बताया, आपने withhold injection मैक्सहेल्प की next dose and restart maintenance dose if the criteria is fulfilled. That is, if the respiratory rate is less than 16 minutes, again withhold the next dose and give calcium gluconate. Rule of 10 है, 10 milliliter, 10% solution over 10 minutes time. Before, during and after giving the drug, please monitor heart rate continuously. If urine output is less than 30 ml per hour, withhold the next dose of magnesium sulfate. Monitor for the development of pulmonary edema, क्योंकि मैंने अभी आता फ्लूइड ओवरलोड को ये बहुत पुअरली टॉलरेट करते हैं और बहुत आसानी से पल्मोनरी एडिमा में चले जाते हैं। स्टार्ट IV फ्लूइड्स वेरी क्लियरली 75 ml per hour। सब लोगों के लिए हम हाइपोटेंशन में बोलते हैं 100 ml per hour देते हैं, पर इसमें 75 ml per hour देते हैं। Maintain strict fluid balance chart and monitor the amount of fluid administered and the urinary output, जिसको बोलते हैं strict intake output chart हमें maintain करना है। Catheterized bladder to monitor urinary output and proteinuria। सब sick patients में catheter डालना जरूरी हो जाता है।
इमीडिएट नर्सिंग फॉर मदर हु इज हैविंग ए कन्वर्जन क्या करना पड़ेगा? मेक श्योर दैट द मदर विल नॉट फॉल फ्रॉम हर बेड। तो साइड रेलिंग लगा के रखनी पड़ेगी। पिलोज को भी हमने सिर से हटाना पड़ेगा। Position her to left side. Keep the airway clear. Keep the airway clear. So आपने ये देखिए कि पेशेंट का फॉल नहीं हो, पेशेंट को लेफ्ट पोजीशन में टिल्ट करते हैं और उसका देखते हैं कीप द एयरवे क्लियर, एंड उसके लिए आपने माउथ गैग लगाना है। एंड डू नॉट सक्शन अंटिल रिक्वायर्ड। जब आप ज्यादा सक्शन करोगे तो और फिट्स के लिए आप इनवाइट करोगे, इरिटेट करेगा उसको। आफ्टर कन्वर्शंस क्या करना है हमने? सक्शन। अगर आपके मुंह में फ्रॉथ वगैरह कुछ ऐसे लग रहा है तो आपको आवाज गड़गड़ हो रही है उसकी चेस्ट की, तो सक्शन करेंगे इफ रिक्वायर्ड। गिव ऑक्सीजन बाय मास्क 6 to 8 लीटर पर मिनट। आप जब खाली ऑक्सीजन नेजल प्रोंग से देते हैं तो नेजल प्रोंग से उसको 2 लीटर या 4 लीटर कर सकते हैं। उससे फायदा नहीं हो रहा और आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन नहीं करी तो आप मास्क से देते हैं, और मास्क की यूजुअली है 8 to 10 लीटर्स पर मिनट कर सकते हैं इसको। हमने आईवी फ्लूइड्स कौन सा शुरू करना है? कभी भी इमरजेंसी के अंदर हमने डेक्सट्रोज से नहीं शुरू करना। मेक इट अ पॉइंट कि इमरजेंसी एरिया में कहीं डेक्सट्रोज नहीं होना चाहिए। आपका रिंगर लैक्टेट होगा या एनएस होगा, तो इस केस में एनएस विल बी बेटर। क्या रेट देंगे? 60 to 70 मिल पर आवर। मैंने आप बताया था नॉर्मली हम लोग 100 मिल पर आवर देते हैं, पर इन केसेस के अंदर फ्लूइड कम दिया जाता है, 60 to 70 मिल पर आवर देते हैं। कैथेटराइज करना पेशेंट को बहुत जरूरी है। एंड आपको वाइटल साइंस आप देखेंगे, वाइटल साइंस में आपका ब्लड प्रेशर हो गया, रेस्पिरेटरी रेट हो गया, पल्स हो गई और ऑक्सीजन सैचुरेशन। नाउ अब ये देखते हैं कि इन पेशेंट्स को कब टर्मिनेट करेंगे। मैंने आपको पहले अभी बताया है कि एक्लैम्सिया अगर पेशेंट्स को आए, देयर इज नो वे ऑफ अ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। सीवियर पीटी में भी ज्यादातर यही दिखते हैं कि अगर पेशेंट को एल्ब्यूमिनुरिया 3+ है और आप पेशेंट का ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो उसको टर्मिनेट करने में अच्छा रहेगा। फिर भी देखिए डिफरेंट काइंड ऑफ हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स में हम लोगों की मैनेजमेंट पॉलिसी ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या रहती है। अब जेस्टेशनल हाइपरटेंशन हमने लिया है, शी इज ऑलरेडी इन लेबर, लेट हर प्रोग्रेस इन लेबर, ये रूल है। अगर वो लेबर में है तो उसको प्रोग्रेस करने दीजिए। लेबर में कैसे पता चलेगा? पेशेंट का पूरा सर्विक्स का इफेसमेंट हो जाए और प्राइमरी ग्रेविडा के अंदर डायलिटेशन, सर्वाइकल डायलिटेशन शुरू हो जाए। मल्टी ग्रेविडा में है 50% इफेसमेंट हो जाए और उसका डायलिटेशन शुरू हो जाए। All cases of eclampsia terminate the pregnancy within 12 hours. अगर पेशेंट को जेस्टेशनल हाइपरटेंशन है और प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन 23 वीक्स में है, we will hold on. प्रेगनेंसी 24 to 32 वीक्स, 34 वीक्स में है, कोई प्रोटीन्यूरिया नहीं, कोई कुछ नहीं है, उसको होल्ड ऑन करेंगे। 35-36 वीक्स में भी we will hold on and we will only terminate once she has completed 37 weeks of pregnancy. Mind you, it is only gestational hypertension. There is no proteinuria. पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं है। इन पेशेंट्स को हम एंटी हाइपरटेंसिव देंगे, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करेंगे और 37 वीक्स के बाद ही टर्मिनेट करेंगे। नाउ प्री-एक्लैम्सिया, इसमें भी 37 वीक्स में, दैट इज माइल्ड प्री-एक्लैम्सिया, माइल्ड टू मॉडरेट प्री-एक्लैम्सिया में 37 वीक्स में टर्मिनेट करेंगे। सिवियर पीटी में आप देखिएगा कि उसको अर्ली वीक से लेट प्रेगनेंसी, जब भी सिवियर पीटी की पेशेंट्स आएंगे उसको हमने कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट नहीं देना है। एक्लैम्सिया का भी वही हाल है। क्लियर? If patient is unstable, give antenatal corticosteroids and terminate within 24 hours. If stable, then you go ahead. आपने देख लिया कहां पर बड़ा बड़ा क्रॉसेस लगे हुए हैं, कहां आपको सीधे टर्मिनेशन के लिए सोचना है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। नाउ प्री-एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया की मैनेजमेंट किट क्या है? तो हमने क्या देखा, पेशेंट जब आएगा तो हेल्थ केयर वर्कर को और नर्सेस को देखना है ये चीज उस किट में अवेलेबल है। माउथ गैग, एयरवे क्लियर रहे उसके लिए माउथ गैग चाहिए। सक्शन कैथेटर हमें रखना है, क्लीन सक्शन कैथेटर जो है, स्टेराइल कैथेटर रखेंगे उसके पास, आईवी कैनुला लगाएंगे और आईवी कैनुला जो है हर बार हमें ग्रे कैनुला लगानी है, 16 नंबर साइड। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में हमारे पास लिबेटलॉल इंट्रावीनसली, और अगर पेशेंट ले सकते हैं मतलब इंजेक्शंस होने चाहिए, ओरल टैबलेट्स भी होने चाहिए, निफेडेपिन की भी टैबलेट्स होने चाहिए। इफ मैग्नीशियम सल्फेट, उसका एटलीस्ट हमें 20 एम्प्यूल्स हमारे एक्लेम्सिया रूम में हर टाइम रहना चाहिए। एक एम्प्यूल में 2 ml का सोल्यूशन होता है और 1 ग्राम उसके अंदर ड्रग होता है। 2% ज़ाइलोकेन हमारे पास होना चाहिए। जब भी हम डीप इंट्रामस्कुलर लगाते हैं, पेनफुल होते हैं, तो उसमें अगर हम साथ में लिग्नोकेल 2% देंगे तो पेन नहीं होगा पेशेंट को। अल्कोहल की स्वैब क्लीन करने के लिए होना चाहिए, हमारे पास एडिसिव टेप होना चाहिए। एंटीसेप्टिक सोल्यूशन बॉटल में होना चाहिए। ब्लड एंड यूरिन कलेक्शन के लिए हमारे पास वायल्स होनी चाहिए। सेल्फ रिटेनिंग कैथेटर और यूरो बैग होना चाहिए। सिरिंज एंड डिस्टिल वाटर फॉर इन्फ्लेशन ऑफ द बैलून ऑफ द कैथेटर होना चाहिए। ड्राई कॉटन स्वैब्स ओपन होनी चाहिए। स्टेराइल ग्लव्स होने चाहिए। नी जर्क के लिए हमारे पास हैमर होना चाहिए और कैल्शियम ग्लूकोनेट का हमारे पास एम्प्यूल्स होने चाहिए। एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ फंक्शनल ऑक्सीजन सोर्स। ये नहीं है हमारे पास हमें ऑक्सीजन की सैचुरेशन कम हो गया और हमें ऑक्सीजन चाहिए तो हमारे पास सामान नहीं है। हमारे पास फंक्शनल सक्शन अपरेटस होना चाहिए, फंक्शनल बीपी अपरेटस होना चाहिए, स्टेथोस्कोप होना चाहिए। ये सब चीजें हमें देखनी है, ये बहुत 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 जरूरी है। तो आपने क्या देख रहा, आपने आपके पास ब्लड प्रेशर की मशीन होनी चाहिए, राइट कफ होना चाहिए जो आपने लगाना है। आपने देखा कि इसके अंदर आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर आता है, इसमें पल्स आती है, ठीक है। और ये आपकी चीज आ गई इसमें। नाउ ये आपका टेस्ट करने के लिए, इसके अंदर आप डिपस्टिक टेस्ट करते हैं, सारी चीजें आपके एल्ब्यूमिन, आपकी शुगर, ये सारी चीजें, इवन ग्लूटोन न्यूट्रॉन सब इसके अंदर आ जाएगा। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि जेस्टेशनल हाइपरटेंशन क्या होता है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन क्या होता है, प्री एक्लेम्सिया माइल्ड टू मॉडरेट क्या होता है, सीवियर प्री एक्लेम्सिया क्या होता है, एक्लेम्सिया क्या होता है। हमने उसका मैनेजमेंट जाना कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन का, प्री एक्लेम्सिया क्या, सीवियर प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया का मैनेजमेंट जाना, और हमारे एक्लेम्सिया किट के अंदर क्या क्या सामान होना चाहिए, और डेंजर साइन क्या है मैक्स सेल्फ टॉक्सिसिटी के, और उसमें हमारे नर्सेस का क्या रोल होना चाहिए। अगर आपका रेस्पिरेटरी रेट कम हो जाता है तो भी हमें होल्ड करना है, नेक्स्ट डोज नहीं देनी है, और हमें एंटीडोट के लिए तैयारी करनी है। उसी तरह से हमारा पेटेलर रिफ्लेक्स एब्सेंट हो जाएगा तो हमें नेक्स्ट डोज नहीं देनी है, अपने कंसल्टेंट को इन्फॉर्म करना है इसके बारे में। और नर्सिंग केयर क्या होती है वो आपने बहुत ब्यूटीफुली जाना कि लेफ्ट लैटरल पोजीशन में रखे करेंगे, एयरवे सिक्योर करेंगे, उसके अंदर माउथ गैग डालेंगे, और सेक्शन आप बार बार नहीं करेंगे जब तक उसकी जरूरत ना हो। की मैसेजेस हमने जाने कि प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया मैनेजमेंट किट शुड ऑलवेज बी रेडी इन द लेबर रूम। कभी ये ना हो कि हम लास्ट मिनट में इन एम्प्यूल्स के लिए भागते फिरें। ये लाइफ सेविंग कंडीशन है और हमें नर्सेस का और डॉक्टर्स का यही काम है कि हमारे अगले एक पेशेंट्स के लिए बिल्कुल सामान तैयार रहना चाहिए। इनफैक्ट मेरे जैसे लोग कहेंगे कि 2 पेशेंट्स के लिए हमारे पास सामान तैयार रहना चाहिए। एटलीस्ट 20 एम्प्यूल्स ऑफ मैक्स सेल्फ मस्ट बी अवेलेबल इन लेबर रूम। डेंजर साइन हमारे को पता होने चाहिए और हमें पता होना चाहिए उसके बाद अगर है तो क्या करें। गिव करेक्ट एंड कंप्लीट रेजिमेन ऑफ इंजेक्शन मैक्स सेल्फ आपको आना चाहिए। अगर पेरिफेरी में हो तो आपने रेफरल भेजने से पहले क्या कैसे 10 ग्राम देना है, और आप फुल फैसिलिटी के अंदर अवेलेबल है तो आपको 0 आवर में क्या देना है और सब्सिक्वेंटली क्या देना है। एंड नर्सिंग केयर
इन सब केसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर केयर तो जरूर है ही, बट नर्सिंग केयर भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट डॉक्टर केयर से ज्यादा नर्स 40% goes to the doctors। तो ये रेफरेंसेस हैं आपके, और ये जो चीज आपको बताई गई है वो खाली हिंदुस्तान में नहीं, कोई भी डेवलप्ड डेवलपिंग कंट्रीज में यही रेजिम फॉलो करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। आपको कोई सवाल पूछना है तो मुझसे आप सवाल पूछेंगे। थैंक यू सो मच मैम। किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं मैम से, या फिर आप हैंड रेज करके भी इसमें पूछ सकते हैं। प्लीज किसी को कोई भी डाउट हो। हाँ, यस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीटर्म प्री एक्लैम्सिया एक्लैम्सिया। सभी को समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट? शिवम नर्सिंग होम, SMS हॉस्पिटल, मोंगा हॉस्पिटल, यस। डॉक्टर नाजिया, यस मैम। पटेल हॉस्पिटल। मैम प्लीज आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। ये वाला हेलो यस मैम मैम। एक बार PIH का बता देना। बताती हूँ। क्या चाह रहे हो पीएच में बेटा? लाइट शेयर करें, ये मैंने करी है। सर आप क्या पूछना चाह रहे हैं PIH में? एक बार प्लीज बता दीजिए। क्या है स्टॉप शेयरिंग? कैसे होगा मैम ऊपर होगा मैम ऑप्शन। कहाँ स्टॉप शेयरिंग? ऊपर मैम। ऊपर कहाँ है? बोल दो ना PIH का एक बार दोबारा बता दीजिए मैम। ठीक है, ऐसा पेश मैं आपको वापस लेकर न्यू शेयर को वो करना है। मैम मैं कर दूं स्टॉप शेयरिंग? हाँ आप कर दो। या। बंद कर दीजिए मैडम। यस दैट्स राइट, Yeah. बंद कर दीजिए। ओके ओके। अभी भी चल रहा है मैडम? हाँ No, no. दैट्स राइट। ना अब हम बात करते हैं फिर दोबारा डेफिनेशंस की। जेस्टेशनल हाइपरटेंशन हुआ कि आपका ब्लड प्रेशर 140/90 से ज्यादा है, 2 रीडिंग्स होनी चाहिए 4 घंटे के फर्क में। पीएच क्या है? अगर क्रॉनिक हाइपरटेंशन है तो ये आपका हाइपरटेंशन 20 हफ्ते से पहले डायग्नोस होना चाहिए। पीआईएच क्या है? प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन या हाइपरटेंशन जो 140/90 की मैं बात कर रही हूँ, ये 20 हफ्ते के बाद होना चाहिए। प्री एक्लैम्सिया क्या है? जब भी ब्लड प्रेशर के साथ प्रोटीनूरिया आ जाए तो हम उसको प्री एक्लैम्सिया कहते हैं। ठीक है। नाउ अगर वो सिवियर क्या कैटेगरी है? 160/110 ब्लड प्रेशर हो जाए, 3+ और 4+ एल्ब्यूमिनुरिया हो जाए आप डिप्सिक टेस्ट के अंदर, और या कोई सिम्टम्स हो जाए सिवियर हेडेक, ब्लरिंग, एपिगैस्ट्रिक पेन, ये साइन, ये अगर सिम्टम्स हैं तो ये आप मतलब सिवियर प्रॉब्लम है। और जब भी पेशेंट्स को फिट्स हो जाए तो हम कहते हैं ये एक्लैम्सिया हो गया ना। आपकी फैसिलिटी के अंदर चाहे सिवियर पीटी आए चाहे एक्लैम्सिया आए, ट्रीटमेंट एक ही है। फर्क क्या है? एक्लैम्सिया में फिक्स हो गए, एक बार फिट हो गए तो मॉर्टेलिटी 10% बढ़ जाती, 10% हो गई, मिनिमम मॉर्टेलिटी 10% हो गई। बार बार फिट हो गए तो मॉर्टेलिटी और भी ज्यादा ना। जब भी पेशेंट सिवियर पीटी का और एक्लैम्सिया के आपके पास पेशेंट आए तो पहला प्रिंसिपल क्या है? पहले तो नर्सिंग केयर से उसको बिल्कुल सिक्योर कर लो, पेशेंट कहीं गिरे नहीं, उसको लेफ्ट लेटरल पोजीशन में रखो, उसका देखो एयरवे जो है वो खुला होना चाहिए, तो उसमें माउथ गैग लगाएंगे और आप उसकी आईवी लाइन लगाएंगे, कैथेटर देंगे, उसका पर एब्डोमेन में देखेंगे बच्चे का धड़कन है कि नहीं, उसका पीवी फाइंडिंग्स भी देखेंगे ना। अब करना है ना, इस पेशेंट को फिट आ रहे या अब फिट आने वाले सिवियर पीटी के अंदर इमिनेंट एक्लैम्सिया बोलते हैं उसको, उस केसेस में सबसे पहले हमने मैक्सल देना है। अभी आपकी कौन सी फैसिलिटी में? आप गांव में काम करते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अंदर, तो आपने 10 ग्राम देना है, एक इस बटक में 5 ग्राम और इस बटक में 5 ग्राम।
और उसको फिर भेज देना 2 घंटे। अगर पूरी फैसिलिटी में काम करते तो हमने 14 ग्राम देना है, 10 ये और 4 और 4 हमने आईवी देना है और 10 हमने एक राइट में और एक लेफ्ट वर्टेक्स में डीप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस के साथ देना है। उसमें हमने लिग्नोकेन डालना 1 ml 2% लिग्नोकेन डालना है। क्लियर? तो ये तो हो गया आपका कन्वर्जन्स के लिए। ब्लड प्रेशर के लिए क्या करना है? ब्लड प्रेशर के लिए हमारे पास आज की तारीख में जो पहले हम यूज करते थे अल्फा मिथाइल डोपा, वो अब अवेलेबल नहीं है। हमारे पास 2 चीज अवेलेबल है, या तो हमें निफेडिपिन अवेलेबल है या हमें लेबेटिलॉल अवेलेबल है। तो बढ़िया रहेगा कि आप पहले निफेडिपिन यूज कर लो, नहीं है तो ज्यादा बढ़ रहा है तो आपको आईवी लेबेटिलॉल का डोज पता होना चाहिए। अगर आप चाहेंगे तो हम वो पर्टिकुलर डोज का शेड्यूल भी आपको देंगे, आपके एक लेबल में लगा रहना चाहिए कि इस तरह से आईवी लेबेटिलॉल यूज किया जाता है। 20 मिलीग्राम देते हैं, फिर वेट करते हैं ब्लड प्रेशर के लिए, फिर 40 मिलीग्राम देते हैं, फिर 80 मिलीग्राम देते हैं। उसका एक तरीका है, मतलब उसको उसमें कोई डॉक्टर लोगों को भी देख देख कर काम करना पड़ता है। नाउ मैक्सल जब आप दे रहे हो तब आपने देखना है कि मुझे नेक्स्ट डोज कब देनी है। पेशेंट आया और आप 15 मिनट में उसको फिर फिट हो गया, 20 मिनट में, 15 मिनट में फिट हुआ, फिर और 15 मिनट में हो गया, तो आप उसको एडिशनल डोज ऑफ मैक्सल दे देंगे। क्लियर? नाउ नहीं तो नहीं कोई फिट आया तो आपने देखना है कि नेक्स्ट डोज हमने 4 घंटे के बाद देनी है। तो हमने 3 चीजें पहले देखी है, उसका रेस्पिरेटरी रेट 16 से कम तो नहीं है, उसका यूरिन आउटपुट ठीक है और उसका पेटेलर रिफ्लेक्स प्रेजेंट है कि नहीं। तीनों चीजें अगर प्रेजेंट है तो आप नेक्स्ट डोज दे दोगे। चौथी चीज जो उन्होंने बताई आपको कि अगर पेशेंट एक्लैम्सिया का है तो इन पेशेंट्स को हम लोगों ने टर्मिनेट ही करना है। सीवियर पीआईएच पे हमने 12 घंटे तक 12 और ये 24 घंटे लगाने खाली कि हमने अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड देने की जरूरत है 34 हफ्ते से पहले तो हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे देंगे और फिर उसके बाद उसको टर्मिनेट कर देंगे। तो ये वाली बात क्लियर होना चाहिए कि ये वाला जो चीज है मैक्सल वैसे भी आपका थोड़ा सा यूट्रस को रिलैक्स करेगा, तो आपको और कोई एडिशनल प्रिवेंशन ऑफ यूट्राइन कंट्रैक्शंस के लिए कोई डोज देने की जरूरत नहीं। अब मैडम ये भी बता, क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई? बोलिए। हेलो मैडम ये भी फिर बता रहे हैं इनको भी यूरिन आउटपुट देखते रहे, मतलब यूरिन आ रहा है पेशेंट को कि नहीं। कैथेटर तो डला हुआ, मैंने बताया ना आपको नेक्स्ट डोज देने से पहले तो यूरिन आउटपुट देखना ही है, 30 ml पर आवर होना चाहिए। और सांस कैसे ले रहा है पेशेंट, 2 चीज तो सिस्टर देख सकते हैं ना, सांस कैसे ले रहा है पेशेंट, मतलब ब्रीदिंग ठीक चल रही है और यूरिन आउटपुट ठीक है। तो सांस लेने का बढ़िया तरीका ये है, सांस लेने का बढ़िया तरीका अगर आपके पास मॉनिटर है तो मॉनिटर आप लगा लो, ऊपर लगा, उसमें सारा चीज आ जाएगा सांस का, उसमें सांस का जो चीज ऑन करते हैं। और नहीं तो अपना हाथ लेके चेस्ट में रखिए और गिनती कर लीजिए, हाथ आप चेस्ट के ऊपर रख लीजिए और गिनती कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा रेस्पिरेटरी रेट क्या है। मैम एक क्वेश्चन है पांशी। अच्छा और सवाल पूछिए। मैम अगर एक अनबुक्ड पेशेंट आया, उसका कोई प्रीवियस कोई हिस्ट्री हमने लिया तो उसका बीपी का कोई हिस्ट्री नहीं बता रहे, लेकिन जब हमने देखा है उसकी बीपी हाई है, जैसे 170/110 बीपी है, तो उस पेशेंट को क्या हम ये मैक्सेट का प्रोटोकॉल अपनाना चाहिए? बिल्कुल क्लियर है। पेशेंट आपके पास आया, वो तो पेशेंट मान लीजिए फिट्स है तो बोल ही नहीं सकता, उसके रिश्तेदारों को भी ज्यादा कुछ पता नहीं है। आपने जो क्या पाया है उसको लेना, किसी ने रेफर किया है तो नोट लिख के भेजेगा रेफरल शीट पे, उसके जो भी नोट है उसको आप देखोगे क्या चीज किया उन्होंने, क्या चीज दिया है, क्या चीज नहीं दिया है, ठीक है। पर अगर पेशेंट के पास कहीं से रेफर होके नहीं आया, सीधे आपकी फैसिलिटी के अंदर आया है, आपने उसका पेशेंट को देखा, ब्लड प्रेशर देखा, उसका टेम्परेचर देखा, उसका पल्स देखा, उसका रेस्पिरेटरी रेट देखा, सब चीजें आपने देखी। आपने देखने के बाद आपने उसका फीटल हार्ट चेक करा और आपने देखा कि वो पेशेंट का कितना डायलिटेशन है ना, आईवी लाइन सिक्योर कर दी, आपने सैंपल्स भिजवा दिए, आपने उसको नर्सिंग पोजीशन उसके डाली कि उसको एस्पिरेट, क्योंकि हमें मालूम नहीं उसने क्या खाया है कि नहीं,
तो उसको लेफ्ट लैटरल पोजीशन में करके ये देखना है कि उसका एयरवे सिक्योर हो जाए, माउथ गैग डालना है। सक्शन हमें बार बार निकलना, अनलेस उसको फ्रॉथ वगैरह कुछ आए तो सक्शन आपको करना है। आपका ब्लड प्रेशर जो आया है, आपने उसी को बेसलाइन बना के उसको ट्रीटमेंट देना है। क्लियर? अभी आपको जितने भी सवाल है पूछ लो। मैम एक क्वेश्चन पूछना है आपसे। मैम जो आपने टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का जो ग्राफ बनाया उसमें आपने क्रॉस वाला जो किया है मतलब मार्क, उसमें हमें टर्मिनेट करना है कि नहीं करना है, ये मतलब थोड़ा आप कंफ्यूज मत हो। जेस्टेशनल हाइपरटेंशन की बात थी वहां पर, उससे कंफ्यूज मत हो, उसको बाहर निकालो अभी। आप उससे कंफ्यूज मत होइए। हमें सीवियर पीटी याद रखना है और एक्लेम्सिया याद रखना है। सीवियर पीटी याद रखना है और एक्लेम्सिया याद रखना है, बस। ओके मैम, थैंक यू मैम। और कोई सवाल? जेस्टेशनल हाइपरटेंशन आपको पता चल गया, आपको क्रॉनिक हाइपरटेंशन पता चल गया, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, वो डेफिनेशंस है। उसमें आप उसको याद करिए, आपको याद करेंगे अच्छा रहेगा। याद पता होना चाहिए ये पेशेंट सीवियर पीआईएच का तो नहीं है। सीवियर पीआईएच के लिए 160/110 ब्लड प्रेशर होगा, उसका 3+ और 4+ एल्ब्यूमिनूरिया होगा, और उसको कोई सिम्टम्स होंगे। पेशेंट कहेगा मेरे को सिर फट रहा है, मुझको दिखाई नहीं दे रहा, मेरे एपिगैस्ट्रिक पेन हो रहा है, वो पेशेंट वॉमिटिंग करेगी। अगर वो सिम्टम्स है, इमरजेंसी हो गई। वहां पे हाथ रख के नहीं बैठना है आपने। आईवी लाइन आपने सिक्योर करनी है, ब्लड सैंपल आपने भेजने हैं, कैथेटर आपने डालना है, और आप सबसे पहले मैक्सल देना। और कोई सवाल? हाँ मैम। हाँ जी बोलिए। मैम ऐसे अगर पेशेंट को कन्वल्शन नहीं आ रहा है तो भी हमें क्या मैक्सल देना चाहिए? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये हमारे गायनेकोलॉजिस्ट फ्रेंड्स भी कई बार घबरा जाते हैं। ब्लड प्रेशर अगर 160/110 है तो देना ही है। उसका ट्रीटमेंट एक्लेम्सिया और सीवियर पीटी का ट्रीटमेंट एक ही है। अमेरिका जैसी जगह पे मैं आपको मेरी बिटिया का एग्जाम्पल की कहानी सुनाऊंगी तो आपको शायद याद रहेगा बाद में। मेरी बिटिया का ब्लड प्रेशर 150/100 और 160/100 बीच में दिन में हो जाता था। कोई एल्ब्यूमिनूरिया नहीं थी, सारे जो ब्लड के टेस्ट थे वो सब बिल्कुल नॉर्मल थे। तो क्या हुआ, वो क्या पेशेंट हो गई? वो जेस्टेशनल हाइपरटेंशन की पेशेंट हो गई। तो उन्होंने कहा हम इनको 37 वीक से पहले टर्मिनेट नहीं करेंगे। खत्म होगी बात। परेशानी जब होती है हमारी जब पेशेंट को ब्लड प्रेशर भी ज्यादा हो, प्रोटीन्यूरिया भी हो, तो हमारे को ये कैटेगराइजेशन करना है कि ये किस कैटेगरी में आता है। मेरी बिटिया का सिजेरियन सेक्शन हुआ। सिजेरियन सेक्शन से के तुरंत बाद उसका जो ब्लड प्रेशर है 160/110 हो गया। एल्ब्यूमिन तभी भी नेगेटिव था, उसको मैक्सल दिया गया। 24 hours after the cesarean section she had मैक्सल। तो कहने का मतलब ये है, इसके लिए आपको पूछना पड़ेगा। पर अगर सिवियर पीआईएच है पेशेंट को, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड या प्रीएक्लेम्सिया है और एक्लेम्सिया है, तो आपने मैक्सल देना ही, दोनों कंडीशन में देना है, चाहे उसको फिट है चाहे नहीं फिट है। थैंक यू सर। आप अपने कंसल्टेंट से तो बात करोगे ना कि ये पेशेंट आई है, इसके ये चीजें, तो वो बताएंगे आपको। उनके आने से पहले आप दे के रखोगे। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देने में तो कोई मुश्किल ही नहीं है। इंट्रावीनस में आपको थोड़ी घबराहट हो सकती है। आपने अगर 10 एक्लेम्सिया के पेशेंट्स करे हो तो आपको इंट्रावीनस लेने में भी घबराहट नहीं होती। 20 ml का सोल्यूशन बनाना है। 4 एम्प्यूल लेंगे, 12 ml सेलाइन या डिस्टिल वाटर में इसको डाइल्यूट करेंगे, और जब तक डॉक्टर साहब आए 1 मिनट में 1 सीसी डालना है। 10 मिनट लेंगे हम उसको इंट्रावीनस देने के लिए। और कोई सवाल? किसी को कुछ और पूछना है किसी भी हॉस्पिटल को? ये तो आपको जानना ही पड़ेगा।
और हमें कंसेंट, जब कंसेंट लेंगे तो आपको बताना पड़ेगा आपका पेशेंट सीरियस है, पेशेंट को कन्वल्शंस हो तो आपको बताना पड़ेगा। जब भी कन्वल्शंस हो जाती है भैया इनका 24 आवर्स तक हम कुछ नहीं कर सकते, पेशेंट आपका सीरियस है। और कोई सवाल? पक्का याद हो गया आपको सारी चीजें? प्रियंका मैंने ठीक पढ़ा दिया कि नहीं ठीक पढ़ाया? बिल्कुल मैम, बहुत अच्छी तरह से। बहुत अच्छा सेशन था मैम, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। प्रियंका आपने मेरा छोटा सा काम दिया था, मैंने आपको उसका नोट लिखा, तो वो आपने मुझे भेजना है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, आज शाम तक मैं कर दूंगी मैम, जैसे मेरे ठीक पास है, आ ठीक है, ठीक है, आपको शेयर ठीक है। करती हूँ। थैंक यू सो मच मैम। मैं माफी मांगूंगी, अब मैं जाना चाहूंगी क्योंकि मेरा 4 बजे कहीं और सेशन है। यस मैम, श्योर। थैंक यू सो मच मैम। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रीटर्म स्टैंडर्ड नंबर 13। तो डॉक्टर निधि गुप्ता मैम लेंगी जो कि CSC आगरा से हैं। तो ओवर टू डॉक्टर निधि मैम। Thank you. Can you hear me? Thank you, Priyanka. Yes ma'am, yes ma'am. Okay. Should I start? Yes ma'am. Actually, it was a pleasure to hear Dr. Sharda Jain, who has been my teacher. I'm not from CHC Agra. I'm a professor in the SN Medical College in Obs and Gynae. और डॉक्टर शारदा जैन मेरी टीचर रही हैं जब मैं लेडी हार्डिंग में स्टूडेंट थी। इट वाज अ रियल प्लेजर टू हियर रहा, तो इस प्लेटफॉर्म में आकर मैं उनको भी सुन पाई, दैट वाज नाइस। अब हम स्टैंडर्ड 13 की बात करेंगे, प्रीटर्म लेबर। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे ज़्यादा परेशानी क्या होती है प्रीटर्म लेबर में, कि जो बच्चा होता है वो बहुत ही छोटा होता है, कम दिन का होता है, तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। हमारा नॉर्मल लेबर का क्या डेफिनेशन है कि डिलीवरी कराई जाए कम से कम संस्थानों के साथ जिसमें स्वस्थ माँ और स्वस्थ बच्चा हो। पर अगर प्रीटर्म लेबर हो जाती है, अगर बच्चा समय से पूर्व पैदा हो जाता है, तो उसको बहुत सारी और प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें इस सेशन में क्या करना है। You share. Just a minute, I can't share my slide. Yes. तो we will be talking of preterm labor क्या होता है, और जहाँ पर 1800 ग्राम से कम का बच्चा होता है उसको कैसे मैनेज करते हैं, एंड और कौन सी फैसिलिटीज हम यूज करते हैं उनको ठीक करने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि ये जो बच्चा होता है उसको हाइपोथर्मिया, मतलब उसको टेम्परेचर कम होने से जो परेशानी होती है उसको कैसे हम दूर करेंगे। तो एक स्टडी आती है, इसमें आती है 25-year-old second gravida comes to the health facility after she passed plenty of clear amniotic fluid at home. There is no bleeding and no contractions, and she is certain about her gestational age, that is 32 weeks according to her LMP. LMP मतलब उसने लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कब आया उसके हिसाब से वो श्योर है कि वो 32 हफ्ते की प्रेगनेंसी है। और अगर इसका क्लियर एमनियोटिक फ्लूइड आ गया, इसका मतलब व्हाट विल यू डू एंड व्हाट इज द डायग्नोसिस। तो क्या डायग्नोसिस है? डायग्नोसिस ये है कि कम दिन के प्रेगनेंसी में बच्चे माँ को पानी का, जो बच्चे का पानी है एमनियोटिक फ्लूइड, उसका स्राव शुरू हो गया, जिसको लीकिंग परवजाइनम कहते हैं। नॉर्मली जो एमनियोटिक फ्लूइड है या पानी है छूटता है सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में, जब बच्चा पैदा हो रहा होता है। अगर उससे पहले छूटता है तो इसको हम लोग प्री टर्म रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स कहते हैं। इसके बाद क्या हो जाता है, इसके बाद जो औरत होती है उसको चांसेस ऑफ पेन्स
लेबर पेन की चांस ज्यादा हो जाती है। तो व्हाट इज प्री टर्म बर्थ? अगर ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन 37 हफ्ते से पहले होती है तो दिस इज कॉल्ड प्री टर्म बर्थ। अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जेस्टेशनल एज कैसे निकालें, क्योंकि बहुत बारी पेशेंट को अपना डेट ही याद नहीं होता, आखिरी बार वो माहवारी से कब बैठी है वो ही याद नहीं होता। पर अगर उसको याद है तो उसके एलएमपी से हम 9 महीने ऐड करेंगे और 7 दिन और ऐड करके उसका एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकाल देंगे, मतलब बच्चा होने की संभावना बेस्ट कब होती है। दूसरा होता है फंडल हाइट से, मतलब अगर हम एक टेप लेते हैं और बच्चेदानी का मेजरमेंट लेते हैं और तो इन सेंटीमीटर्स विल बी इक्विवेलेंट टू कितने हफ्ते की प्रेगनेंसी होगी। और थर्ड आजकल सब लोग अल्ट्रासाउंड करते हैं, शुरुआत के अल्ट्रासाउंड के हिसाब से कितने हफ्ते की प्रेगनेंसी होती है उस हिसाब से हमें पता चलता है। कमिंग टू क्या ट्रू लेबर पेन्स क्या होते हैं। बहुत बारी पेशेंट हमारे पास आता है कि डॉक्टर साहब दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, तो आपको ये बहुत जरूरी है कि ये फर्क समझें कि असली लेबर पेन क्या होती है और फॉल्स लेबर पेन क्या होती है। ट्रू लेबर पेन का मतलब होता है कि वो रेगुलर होती है, बार बार आती है, पीछे कमर से शुरू होकर आगे तक लाती है और इससे जो आगे का पेट होता है वो टाइट हो जाता है। आराम करने से ये ठीक नहीं होती और धीरे धीरे इसका ड्यूरेशन, इसकी तीव्रता, इसकी इंटेंसिटी, इसकी बार बार आने का टाइम, फ्रीक्वेंसी, मतलब जल्दी जल्दी आने लग जाती है ये दर्द। और इसके साथ साथ पेशेंट एक कहती है कि उसको थोड़ा सा खून वाला म्यूकस डिस्चार्ज हुआ है, इसका मतलब कि बच्चेदानी का मुंह खुलना शुरू हो गया। ये तो हो गए ट्रू लेबर पेन। बहुत बारी पेशेंट को 8वें महीने में अबनॉर्मल इरेगुलर फॉल्स लेबर पेन्स भी होती हैं, जो सिर्फ पेट में होती हैं, कुछ खाने पीने से हो सकती हैं, कुछ गैस की तकलीफ से हो सकती हैं, और ये ज्यादातर रेस्ट से रिलीव हो जाती हैं। और ना तो ये बढ़ती रहती हैं इंटेंसिटी में और कम कम देर में नहीं, ये रहती हैं पेट में। इसके साथ साथ बच्चेदानी का टाइट होना भी, हार्ड होना भी नहीं एसोसिएटेड होता और ना ही शो होती है, और कोई सर्वाइकल चेंजेस भी नहीं होते उसमें। अब क्या करना है हमारे को? जब भी पेशेंट हमारे पास आती है शुरू में कि प्री टर्म लेबर पेन्स के साथ वो आई है, बहुत जरूरी है कि हम उसको प्यार से लिटाएं और उसको समझाएं कि घबराने की जरूरत नहीं है। अगर तो ट्रू लेबर पेन्स है या फॉल्स लेबर पेन्स है, ये इंपॉर्टेंट है दैट यू अंडरस्टैंड। उसको समझाओ कि ये तुम्हारे असली वाले लेबर पेन्स नहीं है, ये थोड़े से पेन्स हैं जो तुम्हारे को गैस की वजह से हो सकते हैं, वैसे की वजह से हो सकते हैं, थोड़ा आराम करोगी तो ठीक हो जाएंगे। पर अगर आपको पता चलता है कि ये ट्रू लेबर पेन्स हैं तो बहुत जरूरी है कि आप पता करें कि पेशेंट का जेस्टेशनल एज वो कितने महीने प्रेग्नेंट है, कितने हफ्ते प्रेग्नेंट है। अगर तो वो 24 हफ्ते से ज्यादा है पर 32 हफ्ते से कम है और डिलीवरी आपको लग रहा है 24 घंटे के अंदर अंदर हो जाएगी, तो उसको आप मैग्नीशियम सल्फेट की डोज दे दोगे। मैग्नीशियम सल्फेट क्या करेगा? मैग्नीशियम सल्फेट दो चीजें करेगा। एक, क्योंकि कम दिन का बच्चा है तो उसका दिमाग को न्यूरो प्रोटेक्शन देगा, और सेकेंडली मैग्नीशियम सल्फेट से दर्दें भी कम हो जाएंगी। और इसी बीच में आप उसको स्टेरॉइड कवर डेक्सामेथाजोन दे देंगे, जिससे बच्चे के फेफड़े खुलने में प्रॉब्लम ना हो और बाद में बच्चा को वेंटिलेटर पे या किसी और चीज पे ना रखा जाए, तो इसको स्टेरॉइड कवर कहते हैं, वो कर देंगे। अगर साथ में ही आपको लगता है कि पानी छूट गया, जैसे हमारा जो पेशेंट था इसका पानी भी छूट गया था, तो पानी छूटने का ये मतलब है कि जो बच्चे के आसपास जो पानी जो जिससे वो प्रोटेक्टेड रहता है वहां पर इन्फेक्शन का डर है, तो साथ में हम उसको एरिथ्रोमाइसिन टैबलेट भी दे देंगे। और अगर वो पेशेंट जो है कि आपको लगता है कि सिवियर प्री एक्लैम्सिया के साथ है, तो आपका मैग्नीशियम सल्फेट को आप उसको कंटिन्यू कर देंगे। अगर पेशेंट आया है प्रीटर्म लेबर
मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। मैम आप अनम्यूट है मैम। हेलो, यस यस कैन यू हियर मी नाउ? या मैम। कब से नहीं आ रही थी? ये दोबारा, ये वाली स्लाइड दोबारा करूं क्या? नो मैम, बस अभी स्टार्ट हुआ था। ओके, किसी ने मुझे अनम्यूट कर दिया था, मतलब तुमने ही कर दिया था। आई थॉट क्या हुआ है। चलिए, एंड द अदर थिंग इज कि आप प्रीटर्म लेबर के लिए निफिडिपिन भी दे सकते हैं। एंड पर याद रखें कि निफिडिपिन और मैग्नीशियम सल्फेट इकट्ठा नहीं देना है, ठीक है? दोनों ही कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, इकट्ठा नहीं देना है। और निफिडिपिन तभी देंगे जब आप मैग्नीशियम सल्फेट नहीं दे रहे हैं। दूसरा है कि अगर उसके साथ उसको ब्लीडिंग भी हो रही है, एंटीपार्टम हेमरेज है, तो आप ये डिटरमिन करेंगे किस वजह से उसको ब्लीडिंग हो रही है और उसको उसी तरीके से मैनेज करें। और उसको, इस पेशेंट को बार बार इसका दिल की धड़कन, इसका कितना पानी निकल रहा है, कितनी ब्लीडिंग निकल रही है, इसके वाइटल्स, बच्चे की धड़कन सब फ्रीक्वेंटली मॉनिटर करें। अगर बच्चा जो है 34 हफ्ते से कम है से ज्यादा है और 37 हफ्ते से कम है और वो PROM के साथ, प्रीटर्म प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स के साथ आया है, तो फिर आप उसको एरिथ्रोमाइसिन देंगे जिससे इन्फेक्शन ना हो और उसकी डिलीवरी करवा देंगे। तो जो भी हमारा ब्रैकेट आता है वो अगर 34 हफ्ते से कम है तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है हमारे को उसको प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अगर वो 34 हफ्ते से ज्यादा है प्रेगनेंसी उसकी और 37 हफ्ते से कम है और वो PPROM के साथ है तो एरिथ्रोमाइसिन देकर उसको डिलीवर कराना। क्या हो गया? अब coming to other medications to control the preterm birth, सबसे पहले अभी बात करी हमने निफिडिपिन की। निफिडिपिन एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है और ये स्लो या स्टॉप कर लेता है कंट्रैक्शंस। और हमारे को कितना टाइम चाहिए? हमारे को 24 से 48 घंटे चाहिए, जिससे इस पीरियड में हम उस पेशेंट को डेक्सामेथासोन या बेटनीसॉल लगा दें जिससे उसके फेफड़े खुल जाएं। तो इतना निफिडिपिन हम लोग दे सकते हैं। एंड इसकी हाई कॉन्फिडेंस है। जेस्टेशनल एज जिनकी 34 हफ्ते से कम है, स्पेशली इन प्रीटर्म लेबर में हम लोग दे सकते हैं जिसमें हमने मैग्नीशियम सल्फेट नहीं दिया हुआ या उसको कोई नोन कार्डियक प्रॉब्लम नहीं है और एक्टिव लेबर में नहीं है, तो हम प्रेफरेबली उसको निफिडिपिन देंगे। और इससे क्या होगा बेनिफिट कि वो लेबर डिले हो जाएगी 24 से 48 घंटे के लिए और हम इस पीरियड में या तो डेक्सामेथासोन दे देंगे या अगर हम कोई रिमोट एरिया में है तो इस पेशेंट को उस फैसिलिटी में भेज देंगे जहां अगर बच्चा जन्म लेता है टाइम से पहले तो उसको NICU फैसिलिटी सारी मिल सकती है। उसको अच्छा बच्चों वाला डॉक्टर मिल सकता है, उसको अच्छा ICU फैसिलिटी मिल सकती है उसके बच्चे को, जिससे हमने बच्चे का मृत्यु दर कम कर सकते हैं। साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? ज्यादातर नोजिया, हेडेक, फ्लशिंग, पैल्पिटेशंस, डिजीनेस और कभी कभी सडन ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर हो जाता है। तो इसको बहुत एहतियातन देना चाहिए और बीच बीच में पेशेंट का ब्लड प्रेशर ले लेना चाहिए। 20 मिलीग्राम आप स्टैंडर्ड डोज में स्टार्ट करते हो और फिर 10 से 20 मिलीग्राम एवरी 4 to 8 आवर्स अप टू 48 आवर्स देते हो, पर एक दिन में नॉट मोर देन 180 मिलीग्राम। ये इंपॉर्टेंट है। कमिंग टू अदर मेडिकेशंस, आपको बोला कि अगर उसको पानी चल रहा है, जैसे हमारे पेशेंट को पानी चल रहा था, तो चांसेस ये है कि इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। कोरियोएमनियोनाइटिस मतलब माँ को भी इन्फेक्शन होने के चांस और बच्चे को भी इन्फेक्शन होने के चांस, इसलिए एरिथ्रोमाइसिन देते हैं। इसमें प्रेफरेबली जो देते हैं वो 250 मिलीग्राम ओरली 4 times a day फॉर 10 days देते हैं और एंटीबायोटिक वजाइनल डिलीवरी के बाद बंद कर देते हैं। एक बहुत अच्छी बात अभी हमें पता चली है कि बहुत सालों तक हम मरीजों को अमॉक्सिसिलिन
ऑगमेंटिन, ये वाला कॉम्बिनेशन देते थे। पर लेटली हमें पता चला है कि अगर ये अमॉक्सिक्लैव या ऑगमेंटिन या जो भी एम्पिसिलिन ग्रुप वाले ड्रग्स अगर देंगे माँ को, तो चांसेस ऑफ नेक्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस, एक बीमारी है जो बच्चों में ज्यादा पाई गई है। तो एरिथ्रोमाइसिन इज द सेफेस्ट ड्रग टू बी यूज्ड अगर प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स होती हैं। तो इसका साइड इफेक्ट सिर्फ ये होता है वही नॉइजा, डायरिया, वॉमिटिंग, और अगर कोई एलर्जिक है टू एरिथ्रोमाइसिन तो उसको ना दिया जाए। What medication or drug do we use to treat a preterm labor? हमने अभी 2 ड्रग्स की बात करी, निफिटिपिन, दूसरा मैग्नीशियम या मैग्नीशियम सल्फेट, और दूसरा ड्रग हमने बात करी एरिथ्रोमाइसिन अगर उसको साथ में पानी चल रहा है तो लीकिंग हो रही है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग जो इस टाइम पे हम प्री टर्म में देते हैं वो होते हैं एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ये क्यों दिए जाते हैं? ये इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि ये जो बच्चा है वो बाहर निकलता है तो बहुत बारी उसकी फेफड़े पूरी तरीके से नहीं खुलते हैं, तो उसके लिए हम लोग एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं, चाहे डेक्सामेथासोन 6 मिलीग्राम इंट्रामस्कुलरली 12 आवर्ली फॉर 4 डोजेस, या बेटनीसोल या बीटामेथासोन 12 मिलीग्राम इंट्रामस्कुलरली 24 आवर्स अपार्ट फॉर 2 डोजेस। टोटल 24 मिलीग्राम हमको पेशेंट को देनी है जिससे उनके फेफड़े खुल पाए। अब कब देना है हमने? अगर ट्रू प्री टर्म लेबर है बिटवीन 24 to 34 वीक्स और कंडीशंस दैट आर लीडिंग टू इमिनेंट डिलीवरी के 24 घंटे के अंदर अंदर डिलीवरी होने के चांसेस हैं और 24 से 34 वीक्स का हमारा प्रेगनेंसी है, या पेशेंट को एंटीपार्टम हेमरेज है और हो सकता है इतनी ज्यादा ब्लीडिंग हो जाए कि आपको बच्चा जल्दी बाहर निकालना पड़े, या मदर को बहुत सारा पानी चल रहा है, इतना ज्यादा पानी चल रहा हो कि बच्चा सूख जाए अंदर, या सिवियर प्री एक्लैम्सिया या एक्लैम्सिया है जिसकी वजह से आपको बच्चे को हो सकता है टाइम से पहले 37 हफ्ते से पहले निकालना पड़े या 34 हफ्ते से पहले निकालना पड़े। उस केसेस में आपको एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देना है। और किन स्टेट्स में नहीं देना? अगर आपको पता है कि इन्फेक्शन है, माँ को और बच्चे को ऑलरेडी इन्फेक्शन है फ्रैंक, मतलब अगर उस माँ को बुखार आ रहा है, माँ का पल्स रेट बढ़ा हुआ है, उसको गंदा पानी जिस बदबूदार पानी आ रहा है, या उसके पेट पे हाथ रखने से उसके यूट्रस में बहुत दर्द हो रहा है, या फीटल हार्ट बहुत बढ़ गया है, तो इसका मतलब है कि उसको कोरियोएमनियोनाइटिस है, उसको इन्फेक्शन फैल गया है। ऐसे केसेस में अगर हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे तो ये पेशेंट जो है इसका इन्फेक्शन और ज्यादा फैल जाएगा और ये सेप्टिसीमिया या सेप्टिक शॉक में पास कर जाएगी। तो इन केसेस में हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स नहीं देंगे। ये मैंने आपको बता दिया। साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ फ्रैंक कोरियोएमनियोनाइटिस: फीवर, लोअर एब्डोमिनल पेन, foul smelling vaginal discharge, tender uterus, and maternal and fetal tachycardia. Coming to preterm birth. अब प्रीटर्म बर्थ में जो ये बच्चा बाहर निकलता है इसमें 2 प्रॉब्लम होती है, एक समय से पहले है और दूसरा बहुत ही लो बर्थ वेट का है, कम वजन का है। तो इसके पास अपने सारे जो शक्तियां एक नॉर्मल बेबी में होती है बीमारी से लड़ने की, और टेम्परेचर, डिफरेंस इन टेम्परेचर होता है। माँ के पेट के अंदर 37 डिग्री टेम्परेचर है और बाहर निकल के या तो ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है। तो सबसे ज्यादा हमारे को डर होता है हाइपोथर्मिया का, मतलब कि वो बच्चा जो है उसका टेम्परेचर कम ना हो जाए। तो स्मॉल साइज बेबीज में आप कैसे कम टिप्स प्रिवेंशन ऑफ हाइपोथर्मिया करते हो? एक के कैंगरू मदर केयर जो मैं अभी बताती हूँ क्या होता है, वो प्रैक्टिस करोगे। एकदम से जैसे ही बच्चा निकलेगा सबसे पहले उसका सर जो होता है, सबसे ज्यादा बड़ा सरफेस एरिया होता है, उसको पहुंचोगे। उसके बाद बाकी बॉडी को पहुंचोगे और ये गीला तौलिया वहां से हटा दोगे, क्योंकि अगर बच्चा गीले तौलिया में ही रहेगा तो चांसेस है कि उसका टेम्परेचर कम हो जाए। और दूसरा, उसको अगर आपके पास फैसिलिटी है तो उसको एक वार्मर
वार्मर के अंदर ही लेटाना चाहिए जिसका टेम्परेचर पहले से आपने तय करा हो। उसमें बच्चे को साफ करना है, वार्मर में लिटाना है और गीला कपड़ा उसमें से हटा देना है। उसके बाद 7 दिन तक बच्चे को नहलाना नहीं है। कैंगरू मदर केयर प्रैक्टिस करनी है। और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर बच्चे को आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो किसी NICU में या कहीं बड़ी फैसिलिटी में, तो बच्चे का वार्मथ, उसका टेम्परेचर मेंटेन करें। कैंगरू मदर केयर पहले क्या करते थे हमारे टाइम पे कि सिर्फ बच्चे को माँ के पास लेटा देते थे और बॉडी हीट से वो ठीक हो जाता था। पर अभी ये चेंजेस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत ही सिंपल और एक्सट्रीमली वैल्यूएबल मेथड है। इसमें अर्ली एंड प्रोलॉन्ग स्किन टू स्किन कांटेक्ट करते हैं विद द मदर। अगर मदर ज्यादा बीमार है और नहीं कर पाती है तो एक सब्स्टिट्यूट केयर गिवर ये काम करता है। इस पीरियड में वो एक्सक्लूसिव एंड फ्रीक्वेंट स्तनपान कराती है बच्चे को, जिससे उसका शुगर लेवल्स हाई रहे। और तीसरा, this is different from the routine skin to skin care that is recommended by WHO for all newborns. इसके 3 कंपोनेंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। और इसके क्या बेनिफिट है, देखा गया है कि लॉन्ग टर्म में जो बच्चा जिसको कैंगरू मदर केयर दी जाती है, उसका वजन, उसकी हाइट, उसका सिर का सर्कमफ्रेंस ज्यादा होता है। ब्रेस्ट फीडिंग, जल्दी वो लैच करता है अपनी मदर के साथ, वो जल्दी स्तनपान लेना शुरू कर देता है और उसको लेना आ जाता है। हाइपोथर्मिया का रेट कम हो जाता है, मदर इन्फेंट बॉन्डिंग बेटर हो जाती है, इन्फेक्शन का रेट भी कम होता है और मोर्टेलिटी भी कम होती है, बच्चे का मृत्यु दर भी कम हो जाता है। कैसे करना है? बेस्ट ये होता है कि मदर बच्चे को अपने ब्रेस्ट के बीच में रखे, अपराइट पोजीशन में, जैसे मेंढक का पोजीशन होता है, उसके बटक्स के नीचे अपना हाथ रखे। हेड एक तरफ से टर्न हो जिससे उसके नाक ना दबे, एक तरफ से टर्न हो। और जो माँ है वो कोई कपड़े ना पहने, ब्रेस्ट के बीच में बच्चे को रखना है। ना बच्चे ने कोई कपड़े पहने हैं, ना माँ ने ऊपर वाले एरिया में पहने हैं। उसका सर एक तरफ करके फ्रॉक पोजीशन में, आर्म्स भी फ्लेक्स्ड हो और पैर भी फ्लेक्स्ड हो, इस तरीके से उसको रखना है। और फिर बीच बीच में उसका स्तनपान कराना है। हाउ कैन वन गिव कैंगरू मदर केयर? मैंने अभी बताया। During recovery period, hold the baby in skin to skin contact for short periods of time, 1 to 3 hours at a time. ठीक है, फिर हटा सकते हैं जब माँ थक जाती है तो हटा सकते हैं, फिर दोबारा एटलीस्ट 1 घंटा उसको इस तरीके से कंटिन्यूअस रखना है। एंड अगर बेबी स्टेबल है, उसको कोई स्पेशल केयर की जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन या IV फ्लूइड, तो कंटिन्यूअस कैंगरू मदर केयर भी कर सकते हैं। ठीक है, बच्चे को माँ से तभी हटाना है जब अगर उसके डायपर बदलने हैं या उसका क्लिनिकल असेसमेंट करना है या बच्चे को कोई परेशानी हो रही है, तभी हटाना है, नहीं तो कैंगरू मदर केयर शुड बी स्टार्टेड। और कब नहीं कर सकते आप, या तो मदर जब जेस्टेशन टर्म है या वेट 2500 ग्राम से ऊपर है, तो आप उसको डिसकंटिन्यू कर सकते हैं कैंगरू मदर केयर को। दूध कब पिलाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Soon after delivery, within 1 hour, it is important. And how often? हर एक 2 घंटे में at least 8 to 10 times in the day आपको बच्चे को दूध पिलाना है अपना। कभी कभी क्या होता है कि किसी वजह से बच्चा NICU में होता है या मदर वर्किंग होती है, तो आप अपना एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क, मतलब आंचल से दूध निकालकर एक साफ कंटेनर में डाल के बच्चे को या तो कटोरी चम्मच से या पलाडे से, या अगर बच्चा गवाज OG फीड पे है, NG फीड पे है, तो एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क को भी दे सकते हैं। और कभी कभी बच्चा बहुत ही कमजोर होता है, प्रीमच्योर होता है, और वो स्तनपान नहीं कर पाता अपनी मदर का, वो उसमें इतनी भी ताकत नहीं होती कि वो स्तनपान कर पाए। उन केसेस में भी एक्सप्रेस मिल्क निकाल कर दे दिया जाता है। और बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक तो माँ का दूध सबसे अच्छी चीज होती है,
उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं होती, उसमें बहुत कोलेस्ट्रॉल, बहुत बीमारी से लड़ने की शक्ति होती है, हाई प्रोटीन होता है और बेस्ट फॉर द बेबी होता है। वर्किंग मदर्स भी निकाल सकती हैं और कभी कभी ये इम्पोर्टेंट होता है कि वो निकालें, नहीं तो आंचल जो होते हैं वो भर जाते हैं दूध से और कभी कभी उनमें चांसेस ऑफ ब्रेस्ट एब्सेस हो जाता है। तो अच्छा यही है कि वो एक्सप्रेस करे ब्रेस्ट मिल्क और बच्चे को पिलाए। कटोरी स्पून से या पलाइडी फीडिंग जैसे वो कर सकते हैं, बच्चे आराम से कर सकता है, आराम से स्वॉलो कर सकता है और धीरे धीरे उसको ड्रॉप वाइज जो बहुत ही कमजोर बच्चे हैं उनको दिए जा सकते हैं। हाउ टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, दो बातें मैंने बोली थी। स्मॉल बेबीज में दो चीजें हैं, एक तो उनका टेम्परेचर का बहुत ध्यान रखना है और दूसरा ये है कि इन्फेक्शन ना हो उनको, वो ध्यान रखना है। डिलीवरी से पहले क्या करेंगे और डिलीवरी के बाद क्या करेंगे। डिलीवरी से पहले करने के लिए आपने हमें बताया कि मैटरनल इन्फेक्शन अगर होती है या उसको पानी छूटता है तो एरिथ्रोमाइसिन देना है, एक पार्टोग्राफ बनाना है, अननेसेसरी पीवी एग्जामिनेशन बार बार नहीं करनी है और 6 क्लीन्स ड्यूरिंग डिलीवरी जो हम सारे प्रैक्टिस करते हैं वो प्रैक्टिस करने हैं। आफ्टर बर्थ क्या करना है कि आफ्टर बर्थ भी अननेसेसरी इंटरवेंशन फॉर द बेबी, जैसे बार बार सक्शन करना, ये नहीं करना है। 10 लोग उसको बार बार बच्चे को नहीं उठाएं, उसको फालतू में ना चूमें। अपना जब भी बच्चे को लें अपना हैंड हाइजीन करें और तब बच्चे को लें। अर्ली और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करें। कॉर्ड केयर को कॉर्ड को ड्राई रखें, स्पिरिट से सिर्फ साफ रखें, उसको बांधे नहीं, उसके ऊपर कोई पट्टियां ना करें। और अगर कोई आदमी रिश्तेदार को इन्फेक्शन है तो वो बच्चे के पास ना जाए या कैंगरू मदर केयर उस इन्फेक्टेड पर्सन के साथ ना की जाए। तो हमने क्या क्या सीखा है। व्हाट इज अ प्रीटर्म बेबी? प्रीटर्म बेबी वो है जो अगर 37 हफ्ते के पहले डिलीवर हो जाता है। हाइपोथर्मिया हमको कैसे मैनेज करना है। हाइपोथर्मिया जैसे ही बच्चा बाहर निकलता है उसका सबसे पहले सर पहुंचना है, बाकी पोर्शन पहुंचना है, गीला तौलिया हटा देना है, इसको बेबी वार्मर में रख देना है। अगर बेबी वार्मर नहीं मौजूद है तो कैंगरू मदर केयर करना है। कैंगरू मदर केयर अब सीख ली है कैसे करनी है और उसकी बेनिफिट्स क्या हैं। एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कब देने हैं और कब नहीं देने और कितने देने हैं। तो क्या मैसेजेस हैं कि बिफोर 37 वीक्स ऑफ जेस्टेशन अगर डिलीवरी होती है दैट इज कॉल्ड प्रीटर्म बर्थ। एक्यूरेट एस्टिमेशन ऑफ जेस्टेशनल एज इज इम्पोर्टेंट। किस तीन तरह से कर सकते हैं। उसका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से कर सकते हैं, उसका फंडल हाइट से कर सकते हैं और तीसरा अल्ट्रासाउंड से कर सकते हैं। जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं वो या तो डेक्सामेथासोन देते हैं या बीटामेथासोन देते हैं इन प्रीटर्म लेबर बिटवीन 24 to 34 वीक्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कब नहीं देते हैं? जब कोरियोएमनियोनाइटिस होता है। केएमसी हर बच्चे में जो प्रीटर्म है उसमें फॉलो करना चाहिए क्योंकि वो हाइपोथर्मिया कम करता है और इसका ड्यूरेशन एंड बेनिफिट्स क्या होते हैं वो बताया है। और important newborn interventions are newborn resuscitation, thermal care, feeding support, infection treatment and safe oxygen use. ये आपके रेफरेंस के लिए आपके पेज 118 to 120 है और KMC between 120 and 124, feeding भी 125 to 128 है. And okay, thank you Priyanka. I think thank you ma'am. Thank you ma'am. In case there are any questions, you can ask. Yes ma'am. किसी को कुछ पूछना हो, किसी को भी कोई डाउट हो तो प्लीज आप लोग अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। किसी भी हॉस्पिटल को कोई डाउट हो प्रीटर्म से रिलेटेड? सब सो गए क्या? या किसी को कोई डाउट नहीं है? नहीं मैम, कोई डाउट नहीं है। So nice. Okay. In case you have a doubt, that you can ask. No doubt. Everybody is everything is clear. Okay. Thank you so much. That's great. Okay. Thank you so much, ma'am.
किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। हाँ, we can, I can answer No, later ma'am. No, on. ma'am. Okay, great. खाया बापू ने नहीं खाया, माँ ने खाया नहीं खाया, चाचा ने खाया नहीं खाया। अच्छा ही तो वो यस, मोंगा हॉस्पिटल कुछ पूछना है? मेटापिन की डोज बता दीजिए क्या? इसकी डोज बेटा? मेथारिपिन मेथार्जिन, निफिडिपिन की डोज, निफिडिपिन की डोज। ओके, निफिडिपिन में बेटा 20 मिलीग्राम स्टार्ट देते हैं शुरू में। सबसे पहले दो चीजें हैं, अगर तो 24 घंटे के अंदर अंदर बच्चा होने वाला है तो आप मैग्नीशियम सल्फेट देंगे, ठीक है। और अगर अभी इमीडिएट डिलीवरी नहीं है तो निफिडिपिन देंगे। पहला डोज देंगे 20 मिलीग्राम का, ब्लड प्रेशर देखेंगे। उसके बाद 10 से 20 मिलीग्राम एवरी 4 to 8 आवर्स मैक्सिमम जो है, एक दिन में आप 3 से 30 से ज्यादा नहीं देंगे। 20 मिलीग्राम दिन में 8 आवर्ली आप दे सकते हैं। 20 मिलीग्राम पहले शुरू में दिया आपने, उसके बाद आपने ब्लड प्रेशर चेक करा, फिर भी पेन ठीक नहीं हुई तो आप 20 मिलीग्राम दिन में 3 बारी से 4 बारी दे सकते हैं। और अगर आपको लगता है 20 मिलीग्राम के बाद दर्दें कम हो गई हैं तो 10 मिलीग्राम दिन में 3 से 4 बारी। 4 आवर्ली कह रहे हैं 4-4 घंटे में देने के लिए, पर प्रैक्टिकली हमने देखा है कि जब बहुत ज्यादा निफिडिपिन देते हैं तो पेशेंट को पैल्पिटेशंस, फेशियल फ्लशिंग, ये सब चीजें बहुत हो जाती हैं। तो निफिडिपिन देने के टाइम पे आपको ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। और कुछ? मोंगा हॉस्पिटल क्लियर हो गया? ओके, यस मैम। ओके। बड़ा घटा ये कम नहीं हो रहा, ओरल से कवर नहीं हो रहा। किसी ने मैम किसी ने मैसेज किया है, चैट बॉक्स में लिखा है, एक मिनट। मैम अगर हम केएमसी पोजीशन देंगे बेबी को, हाँ, पोजीशन, तो फिर मैम जो बेबी फ्लूइड माउथ में इनहेल कर लेते हैं वो कैसे निकालेंगे हम? बिकॉज नर्सरी में तो म्यूकस निकाल देते हैं, डॉक्टर तो उस पोजीशन। ऐसा करना है, मैं इसको आंसर करती हूँ प्रियंका। यस क्या व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि जैसे बच्चे का जो आपके टीचिंग है, जैसे ही बच्चा निकलता है, ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, उसका मुंह साफ करना है, फिर नोज साफ करना है। तो बच्चा तो वहीं आपने साफ कर दिया। और कैंगरू मदर केयर उन बच्चों के लिए है जिनको कोई और चीज की जरूरत नहीं है, उनको एनआईसीयू पीडियाट्रिशियन की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो छोटे कम वेट के हैं और प्री टर्म है, उनमें आप कैंगरू मदर केयर देंगे, ठीक है, उन केसेस में। और वहां पर देंगे जहां पर आपके पास वार्मर्स नहीं है, बाकी एनआईसीयू फैसिलिटीज नहीं है, और वो उसका मुंह और नाक तो आप उसी टाइम पहुंच देंगे जब वो बाहर निकला है, ठीक है बेबी। तो और अगर आपको लगता है कि बच्चे ने इनहेल कर दिया है तो आपका बच्चे वाला डॉक्टर उसको अपने आप से ट्रीट करेगा, तब कैंगरू मदर केयर आप उस टाइम पे यूज नहीं करेंगे। जब आपका बच्चे वाला डॉक्टर कह लेगा कि बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, बच्चे को सिर्फ हाइपोथर्मिया से बचाने के लिए कैंगरू मदर केयर देनी है, तब आप उसको कैंगरू मदर केयर दें। और कुछ? मैम कैंगरू मदर सिजेरियन में भी दे सकते हैं या सिर्फ प्रीटर्म में ही या फिर नॉर्मल में देंगे? कैंगरू मदर केयर is actually can be given for anything, even after cesarean, for even in a normal size term baby, ये कैंगरू मदर केयर दे सकते हैं, स्पेशली जहां पर बहुत ठंड होती है, ठीक है, जहां पर हमारे जो हमारे ऑपरेशन थिएटर्स या डिलीवरी हाउसेस एयर कंडीशन नहीं है और ठंड का मौसम है, तो कैंगरू मदर केयर एक टर्म बेबी में भी दे सकते हैं, ठीक है। और ये हर बच्चे को देनी चाहिए जो WHO ने लेटेस्ट बोला है, और स्पेशली हमारे जैसे हिंदुस्तान में जहां पर हर जगह AC, ब्लोअर्स, टेम्परेचर कंट्रोल्स नहीं है, वहां कैंगरू मदर केयर हर बच्चे को देनी चाहिए। एनीथिंग एल्स?
किसी और को कोई डाउट है? यस यस मैम, अगर मान लो एक पेशेंट प्री टर्म लेबर में चले गया, ठीक है, हमारे पास आया पेशेंट, हाईली कोई लीकिंग हो रही होगी, तो ये अर्ली स्टेज में है पेशेंट, तो हमें क्या ये एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड देना चाहिए या नहीं? आपको बताया है कि एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड देना है अगर वो 24 हफ्ते से 34 हफ्ते के बीच में है और आपको लग रहा है कि हाई लीक हो गया है और आपको लग रहा है कि आगे चलकर ये पेशेंट डिलीवरी हो सकती है। हाई लीक में तो ये भी हो सकता है कि वो अपने आप लीक बंद हो जाए आपके ट्रीटमेंट से, पर फिर भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अगर बाय चांस ये लीक बढ़ जाता है या बच्चे को या मदर को दर्दें शुरू हो जाती हैं, तो ये बच्चा अगर डिलीवर होगा तो वो बेटर ही होगा। तो अगर वो 24 वीक्स टू 34 वीक्स के बीच में उसको हाई लीक होता है तो आपको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे देने। इज इट क्लियर? कोई अगर फीवर आ गया, कोई इन्फेक्शन है मदर को, तो आपने कहा ये नहीं देना चाहिए, वो कॉन्ट्राइंडिकेशन? फीवर बहुत सारे कॉजेस की वजह से हो सकता है ना। अगर कोरियोएमनोनाइटिस का फीवर है, कोरियोएमनोनाइटिस में 4-5 बातें मैंने बताई थी आपको। एक बताया था आपको कि माँ को बुखार, उसको लोअर एब्डोमिनल पेन, उसका टैकीकार्डिया, बच्चे का टैकीकार्डिया, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज, और अगर पेट पे हाथ रखोगे तो उसको बहुत दर्द होगा। तो अगर ये सारी चीजें हैं तो आप नहीं दोगे। अगर बुखार किसी और वजह से है तो आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे दो। थैंक यू। ओके, इज इट ओके? थैंक यू सो मच मैम। ओके, थैंक यू मैम। बस ओवर, थैंक यू, आई एम लीविंग, कैन आई लीव? यस यस मैम, श्योर मैम, थैंक यू सो मच मैम। आप लोग का आज 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। दोनों टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, आपका प्री एक्लम्शिया, एक्लम्शिया और सेकंड प्री टर्म वाला। तो मैंने अभी आपको चैट बॉक्स में फीडबैक लिंक शेयर किया है, प्लीज आप लोग उसको कॉपी कर लीजिए और गूगल पे जाके पेस्ट करेंगे, फिर डायरेक्ट आप उसमें चले जाएंगे लिंक से, तो वहां पे प्लीज आप लोग फीडबैक दीजिएगा और मैं आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगी। और किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप अपने कोर ग्रुप में भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे आपका 6th सेशन खत्म हो चुका है, नेक्स्ट हमारा 7th सेशन स्टार्ट होगा नेक्स्ट वीक फ्राइडे को। तो आपका नेक्स्ट वीक आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो रहा है। 7th सेशन आपका जो होगा वो सिजेरियन सेक्शन के ऊपर होगा। सिजेरियन सेक्शन में जो जो चीजें जरूरत होती है और रॉब्सन क्राइटेरिया के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाएगा। तो 7th सेशन आपका सिजेरियन सेक्शन के ऊपर होगा। तो किसी को भी कोई डाउट हो आज के सेशन में तो आप लोग बता सकते हैं। और आप लोग का जो MSV 3 है वो मैं इसी वीक करूंगी, मैं आप लोग को बता दूंगी, आप लोग प्लीज उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। किसी को कोई डाउट? यस प्रियंका। हाँ, मुझे ये बोलना है लाइक कि नेक्स्ट वीक में ये सेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो फैसिलिटी अपने आप से भी थोड़ा बहुत प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे, क्योंकि लाइक हम सितंबर 1st वीक में एक्सटर्नल असेसमेंट के लिए अप्लाई कर देंगे। अगर इंटरनल असेसमेंट में फैसिलिटी 80% स्कोर कर पाती है तो बाय एंड ऑफ 1st वीक ऑफ सितंबर वी आर गोइंग टू अप्लाई फॉर एक्सटर्नल असेसमेंट, तो बी रेडी फॉर द एक्सटर्नल असेसमेंट आल्सो। और मुझे एक और चीज ऐड करना था, मोंगा हॉस्पिटल से PPH का किट तैयार किया गया था, तो वो मैंने शेयर किया है ग्रुप में। तो प्लीज आप लोग बाकी हॉस्पिटल भी प्लीज PPH का किट, और आज एक और किट हमारा इंक्लूड हो गया है, वो है प्री एक्लम्शिया, एक्लम्शिया का किट, तो वो भी आप लोग प्रिपेयर करके रख लीजिए। और जिसके यहाँ बन जाता है प्लीज फोटो अपलोड कर दीजिए ग्रुप पे। और किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज आप लोग ग्रुप में डाल सकते हैं। तो MSV 3 जो होगा वो हम इसी वीक करेंगे। ठीक है प्रियंका, कुछ और बोलना है? नहीं राजी, थैंक यू। थैंक यू फिर सबको, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीक मिलते हैं फ्राइडे को क्लिनिकल सेशन अपना 7th के लिए।